Hello and welcome to Chahal Academy, Medieval History, Unlocking and Exploring the Medieval History based on NCERT and सतीश चंद्रा में आप सबका स्वागत है। आज हम पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 4 में और इस लेक्चर में हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आप सब जानते होंगे कि इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं। जिससे पहला लेक्चर चल रहा था उसमें हम विजयनगर अंपायर के बारे में पढ़ रहे थे और उस विजयनगर अंपायर में हमने बात की थी दो डायनेस्टीज की, संगमा डायनेस्टी यानी संगम डायनेस्टी और दूसरी बात मैंने की थी सलुवा डायनेस्टी। आज हम बात करेंगे भारत की एक बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी के बारे में, जिस डायनेस्टी का नाम है तलुवा डायनेस्टी। अच्छा, इनके बारे में हम लोग कल भी बात कर चुके हैं और आप सब जानते होंगे कि विजयनगर अंपायर में तलुवा डायनेस्टी का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल भी रहा है। तीसरी डायनेस्टी थी और इसी डायनेस्टी के अंदर हमें मिले थे एक बहुत ही बड़े अंपायर, उनका नाम था कृष्णदेवराय। आप सब जानते होंगे कि कृष्णदेवराय अपने आर्ट एंड कल्चर के लिए जाने जाते हैं, प्लस इनके कोर्ट में काफी सारे बड़े बड़े दिग्गज लोग रहा करते थे। और फिर हमें पता चलता है कि इनके टाइम पीरियड के अंदर अगर आपको याद होगा तो काफी खासा टेम्पल आर्किटेक्चर भी हमें देखने को मिला है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जिस पीरियड के बारे में हम बात कर रहे हैं ये मिक्स है, बोथ पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल। और दूसरी बात, अगर आपको याद होगा तो इसी टाइम पे एक तेलुगु बुक लिखी गई जिसको हम लोग कहते हैं अमुक्टा मालयाड़ा। अमुक्टा मालयाड़ा के बारे में आप सब जानते होंगे कि एक स्टेट क्राफ्ट बुक थी जो उस समय कृष्णदेवराय के द्वारा लिखी गई। और कहा ऐसा जाता है अमुक्टा मालयाड़ा के अंदर आपको सेम उसी तरीके की जानकारी मिलती है जिस तरीके से हम लोगों ने अर्थशास्त्र को देखा था। इनके द्वारा काफी सारे नए शहर बनाए गए और उन शहरों के अंदर काफी सारा ट्रेड हुआ करता था। आप सब जानते होंगे कि इसी समय हम लोगों को पता चलता है कि इनकी रिलेशन पुर्तगाल से भी बहुत अच्छी खासी हो गई। कैलिकट का रीजन बहुत ज्यादा एक्सप्लोर कर रहा था और कृष्णदेवराय की पॉलिटिकल और सोशल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में आप सब जानते होंगे। वैसे अगर हम इसको यूपीएससी पर्सपेक्टिव से देखें तो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं कि आखिर किस तरीके की एडमिनिस्ट्रेशन, किस तरीके का सिस्टम उन लोगों ने अपनाया था, उसके बारे में मैं आज बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले कृष्णदेवराय देखिए, जब रूलर बने काफी सारी लड़ाइयां उस समय कृष्णदेवराय की नेबरिंग स्टेट के साथ बहुत ज्यादा थी। अब आप सब जानते हैं कि मैं बात कर रहा हूं बहामी किंगडम के बारे में, क्योंकि इसके बाद हम बहामी किंगडम के बारे में पढ़ेंगे और आप सब जानते हैं कि बहामी किंगडम के साथ बहुत ज्यादा टेंस सिचुएशन हो चुकी थी। यानी ये वही सल्तनत जो मैं आपको बता चुका हूं कि दिल्ली सल्तनत के बाद दो हिस्सों में बटी है और बहुत ज्यादा लड़ाइयां चली। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने काफी सारी चीजों को ये भी नोटिस करना है कि क्या कृष्णदेवराय ने पीस एंड प्रॉस्पेरिटी की ओर जाना सही समझा या ये सोचा कि नहीं किसी तरीके से, क्योंकि पीछे सलुवा डायनेस्टी कुछ इतना ज्यादा कुछ कर नहीं पाई थी। और आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि जब हम विजयनगर अंपायर के इनके इस बारे में बात करते हैं तो हम नायकास के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत अच्छे मिलिट्री की जानकारी रखते थे, विजयनगर अंपायर की सबसे पावरफुल डायनेस्टीज में से एक डायनेस्टी ये बन के निकली। लेकिन अगर आप इनका कल्चरल कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो इनके समय में विजयनगर अंपायर को कहा जाता है कि विजयनगर अंपायर ना गोल्डन एज के अंदर आ चुका था। मैंने अभी आपको कहा कि देखिए, अगर आप गोल्डन एज के बारे में बात कर रहे हैं तो रीजन ये है कि इनके द्वारा काफी सारी बुक्स लिखी गई और उसके अंदर तेलुगु के अंदर जो अमुक्ट मालयाड़ा है और उसके बाद नागलापुरम को जो एक काफी सारा बड़ा इंप्रेसिव, प्लस उसके बाद गोपुरम्स को बहुत ज्यादा सजाया गया, कल्याण मंडपास आना शुरू हो गए। यानी कि इनके समय में टेम्पल, आर्ट, लिटरेचर सब बड़ा हो गया। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो कृष्णदेवराय खुद एक स्कॉलर रहे हैं और कोर्ट में काफी सारे लोगों को रखते थे। जब ये वर्ड आता है अष्टदिग्गजाज तो इसका मतलब होता है कि उन्होंने अपने कोर्ट में कोई 8 लोगों को रखा था। ये 8 लोग बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल और उस समय के, अगर आप कहेंगे विजयनगर अंपायर को गोल्डन में बनाने के लिए तो इन्हीं लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, बिकॉज ये ब्रिलियंट पोइट्स हुआ करते थे उनके कोर्ट में और ये उनको एडवाइस करते थे डे टू डे जो सारा कुछ होता था। अब हमें ये समझ में आ गया कि कृष्णदेवराय को क्यों गोल्डन पीरियड कहा गया और क्या रीजन था कि सर
उनकी इतनी बड़ी क्या कंट्रीब्यूशन रही है। एक तो एक्सपेंशन काफी सारा हुआ, और आप सब जानते हैं कि बुक्स लिखी, प्लस उसके बाद एक अच्छी खासी रिलेशन क्रिएट करवाई है अपनी नेबरिंग और उसके बाद पोर्तुगल्स के साथ। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो उनके अंदर एक रिलीजियस टॉलरेंस भी बहुत कुछ देखने को मिली है। रिलीजियस टॉलरेंस की जब मैं बात कर रहा हूँ, मैंने आपको कहा था कि इनके द्वारा काफी सारे टेम्पल्स बनाए गए और प्लस टेम्पल्स के अंदर काफी ज्यादा चेंज और रिफॉर्म्स हमें देखने को मिले। अब आप यहाँ पे देखिए तो वो खुद ही कह रहा है कि ये रिस्पेक्ट करते थे, इवन दो ये वर्ड अगर आप देखेंगे तो इस्लाम का शब्द यूज हुआ है। और रीजन आप जानते होंगे क्योंकि दिल्ली सल्तनत का पीरियड है और काफी सारे टेम्पल्स बनाए हैं, जिसमें एक बहुत ही फेमस टेम्पल है विठाला टेम्पल इन हम्पी। और आप सब जानते हैं कि जो हम्पी का एरिया है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जाता है। और आपको पता है कि हम्पी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है बाहर के जो उस समय के ट्रेवलर्स आते थे, उन्होंने हम्पी की सिटी को बहुत खूबसूरत बताया है। कोई इसको रोम के साथ जोड़ता है। उसके बाद यहाँ पे काफी सारे मंदिर हुआ करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन का हब हुआ करता था। प्लस हमें ये देखने को मिलता है कि इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी काफी सारा काम किया है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो इनका रेवेन्यू सिस्टम बहुत ज्यादा बड़ा था। अब ये रेवेन्यू सिस्टम के बारे में आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि अगर विजयनगर अंपायर में हम बात करें पर्टिकुलरली कृष्णदेव राय के बारे में, तो एक बहुत बड़ी आर्मी को चला रहे हैं। और आर्मी को चलाने के लिए आपको पता है कि आपको काफी सारा रेवेन्यू जमा करना पड़ेगा, क्योंकि रेवेन्यू के थ्रू आप एक स्टैंडिंग आर्मी को रख सकते हैं और वो स्टैंडिंग आर्मी आपको प्रोटेक्ट करेगी। तो हमें एक अच्छा खासा सिस्टम ये देखने को मिला कि इनके समय में स्टैंडिंग आर्मी रखी गई। और दूसरा आपको ये समझना पड़ेगा कि इस आर्मी की जरूरत इसलिए है क्योंकि अगर आपको बहामी किंगडम से बचना है तो आपको अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा, और इस समय में अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू सबसे ज्यादा जो है वो लैंड से ही लिया जाता है। प्लस हमें यहाँ पे एग्रीकल्चर भी देखने को मिला है, काफी सारा एग्रीकल्चर वर्क भी किया गया है। इस तरीके से विजयनगर अंपायर आप कह सकते हैं कि जो स्टेबल हुआ और उसकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई है और जो स्प्रेड हुआ है, जो इन्फ्लुएंस आया है, वो कृष्णदेव राय के टाइम पे आया है। और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि उनके समय ब्यूरोक्रेसी और उन्होंने ट्रेड को प्रमोट किया। और अब देखते ही देखते ऐसा लग रहा था कि जो विजयनगर अंपायर है चार चांदनी सी लग गई थी, एक दौड़ सी थी विजयनगर अंपायर से। अब जो उसके पड़ोसी देश थे वो डर रहे थे, बहामी किंगडम को भी एक खतरा था। लेकिन वही वाली बात है कि एक समय आता है कि आपको एक बहुत बड़े राजा की जरूरत होती है जो आपके बाद इस सल्तनत को संभाले, और वो हमें विजयनगर अंपायर में नहीं देखने को मिला। इसके बाद बहुत ज्यादा वीक सक्सेसर आए और उनके चलते हुए इस पूरी डायनेस्टी का डिक्लाइन हो गया। अब आपको जो दिमाग में जो एग्जाम के अंदर पर्सपेक्टिव में याद रखना है, काइंडली फोकस ऑन। अच्छा, यहाँ पे जब हम जीएस के अंदर चलेंगे, जो पॉइंट मैंने अभी आपको बताया, ये अष्टदिग्गज के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उनके नाम और साथ में उनकी कौन सी बुक्स हैं वो हमें पता होनी चाहिए, जो हम जीएस में कवर भी करेंगे। इसके बाद जो हमारी सीरीज स्टार्ट होगी उसमें मैं आपको इन सारे जितने भी पोइट्स थे उनके नाम बताऊंगा। कुछ तेलुगु में लिखी गई हैं, कुछ संस्कृत के अंदर लिखी गई हैं। बहुत अच्छा खासा लिटरेचर हमें देखने को मिला। अब यहाँ पे जो हमें सबसे दुखद बात सामने आती है वो आता है कि सर आखिर विजयनगर अंपायर का डिक्लाइन क्यों हुआ। तो आप सब जानते होंगे कि विजयनगर अंपायर यानी कि कृष्णदेव राय के बाद विजयनगर अंपायर को जो मिसिंग चीज लग रही थी, जिस चीज ने उनको बहुत पीछे कर दिया, वो ये था कि अब कोई ऐसा रूलर नहीं था जो बाद में कृष्णदेव राय की जगह ले। एक बैटल होता है, आई होपफुली ये बैटल इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट और आपको एग्जाम के लिए याद रखना पड़ेगा, लेड बाय आलिया रामा राव। ये है बैटल ऑफ टेलीकोटा। और यहां से जो आर्मी उनके खिलाफ लड़ रही है वो है बीजापुर, गोलकंडा, अहमदनगर एंड बिदार। और आप ये सब जानते होंगे, ये जो डायनेस्टीज आपको दिख रही हैं ये वैसे बेसिकली ये बहामी किंगडम का ही सारा पार्ट है। क्योंकि बहामी किंगडम हम पढ़ेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि बाद में बहामी किंगडम जो है वो डिवाइड हो गया था और ये सारे के सारे लोग जो है वो कॉन्फेडरेसी के अंदर हैं। और ये कॉन्फेडरेसी के अंदर मिल के सब लोग ये काम कर रहे हैं कि अब अटैक कर रहे हैं। और बाद में होगा क्या कि ये सारा बहामी किंगडम बाद में आपके मुगल अंपायर के अंदर चला जाएगा, जब पीरियड आपका औरंगजेब का आएगा। और फिर इस तरीके से पूरी डेक्कन सल्तनत। तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो विजयनगर का एम्पायर का एंड हुआ और उसकी बैटल की वजह, दूसरा वीक सक्सेसर की वजह से, यानी कृष्णदेव राय के बाद हमें कोई
सर रूलर ऐसा नहीं देखने को मिला जो इस विजयनगर एम्पायर को आगे बढ़ाता। प्लस इनके सर कुछ इंटरनल डिस्प्यूट भी थे और एक वॉर ऑफ सक्सेशन भी चला कि कौन रूलर बनेगा। हम सब जानते हैं कि पीछे पूरी हिस्ट्री हमारे पास पड़ी हुई है कि अक्सर जो सबसे ज्यादा नुकसान किसी डायनेस्टी को होता है वो इस बात पे होता है कि उसके बाद उसकी एरिया को कौन संभालेगा, तो वो मिसिंग दिखा। दूसरा, हमें इकोनॉमिकली भी बहुत ज्यादा डिक्लाइन होते हुए दिखा और जिस तरीके का ट्रेड और जिस तरीके का एग्रीकल्चर सिस्टम हमारे पास था वो खत्म हो गया। प्लस दिल्ली सल्तनत और एक्सटर्नल थ्रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए और डिक्लाइन ऑफ ट्रेड। एंड उसके बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो था कि अब यहाँ पे यूरोपियंस का दबदबा बढ़ने लगा। और आप सब जानते हैं कि पोर्टुगल्स ने बाद में किस तरीके से रीजन ऑफ कैलिकट को ट्रेड के लिए यूज किया और बाद में इसी ट्रेड के थ्रू उन्होंने यहाँ पे एक्सपेंशन करना शुरू किया, जिसकी वजह से अरब के साथ लड़ाइयाँ बढ़ती गई। और ये आपको याद होगा कि सिल्क ट्रेड वगैरह, वो जो रूट्स वगैरह के ऊपर तो बहुत सारी लड़ाइयाँ थी और उसके चलते हुए विजयनगर एम्पायर को बहुत सारे थ्रेट्स का सामना करना पड़ा। और यही विजयनगर एम्पायर बाद में आप सब जानते होंगे पूरी तरीके से एक मुगल एम्पायर का एक दबदबा, फिर उसके बाद एक यूरोपियंस का दबदबा और फिर ब्रिटिशर्स की चलते हुए इस सारे पूरे डिक्लाइन। लेकिन जाते जाते भी विजयनगर एम्पायर के द्वारा हमें ये तो पता चल गया कि कुछ नायकास जो है जो कि इंडिपेंडेंट हुआ करते थे बाद में, जिनको हम पॉलीगस वगैरह भी कहेंगे, वो भी आएंगे। एक डेक्कन की एक वो जो हमें पीछे एंशिएंट टाइम से देखने को मिल रहा है कि सबसे ज्यादा लड़ाइयां भारत के इतिहास की जो लड़ी गई हैं वो डेक्कन साइड से ही लड़ी गई हैं। और उसके अलावा ये वाली लड़ाई भी अब ये शो करती है और इस तरीके से विजयनगर एम्पायर का एंड हुआ। लेकिन अब सवाल ये है आखिर बहामी किंगडम कौन थे, कहां से आए थे, जानेंगे अगले लेक्चर में और जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों वो विजयनगर एम्पायर से लड़ रहे थे। तो आप बने रहिए। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।